morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 13, Heritage of India. Dear students, आज हम Heritage of India जो हमारा चैप्टर है उसको रीड करेंगे. So let's start. चैप्टर नंबर 13 हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो धरोहर है, यानी कि हमारे पूर्वजों की जो चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम रीड करेंगे. एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम आवर एनेक्टर्स इज कॉल्ड हेरिटेज. जो कुछ भी हो, चाहे वो जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? हेरिटेज कहलाता है, धरोहर कहलाता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. हम ऑलरेडी स्टडी करते हैं किसके बारे में? नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में. मटेरियल हेरिटेज इंक्लूड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स एट्सेट्रा. जो मटेरियल हेरिटेज है, मेटलिक जो हेरिटेज है, मटेरियल्स, उसके अंदर हमारे बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स या पेंटिंग, कॉइन्स आदि शामिल होते हैं. बिल्डिंग्स मीन्स होता है पुरानी जो इमारतें होती हैं वो, आर्टिफैक्ट्स मीन्स प्राचीन जो कलाकृतियाँ हैं वो, और पेंटिंग और कॉइन्स शामिल होते हैं मटेरियल हेरिटेज के अंदर. आवर कंट्री हैज़ मैनी ओल्ड एंड एंशियंट फोर्ट, पैलेसेस, टॉम्बोज, टेम्पल्स एंड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. जो हमारी कंट्री है उसके अंदर बहुत सारे पुराने फोर्ट, पैलेसेस, टेम्पल्स, टॉम्बोज आदि बने हुए हैं. दे टेल अस ऑफ द टाइम दैट आर लॉन्ग गोन व्हेन दे हैड बीन बिल्ट. यानी कि वो हमें उस समय के बारे में बताते हैं जो लंबा समय बीत चुका है उनके बनने के बाद का. मतलब जिस समय वो बने थे उस समय से और आज तक जितना लंबा समय बीता हुआ है उस इतने लंबे समय से पहले की बातें वो हमें बताते हैं, जिस समय वो बने थे उस समय की. द ग्रैंडवर साइज आर ब्यूटी ऑफ मैनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड पेंटिंग्स मेक अस प्राउड. ये जो साइज है इनका, इन बिल्डिंग्स का, ये हमें प्राउड फील करवाते हैं. हमारे टेम्पल्स जो है, पेंटिंग्स हैं, ये इनको देख के हमें प्राउड फील होता है. आर्किटेक्चर क्या होता है? ईच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन आर्किटेक्चर हेरिटेज. हर इंडिया का जो पार्ट है उसके हर पार्ट का अपना एक आर्किटेक्चर धरोहर होती है. आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है? वास्तुकला. डिफरेंट मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स हैव अमेजिंग कवरिंग एंड आर्किटेक्चर. जो अलग अलग जो मोन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर और टेम्पल्स के ऊपर अमेजिंग बहुत अच्छे प्रकार के आर्किटेक्चर किया हुआ होता है, कवरिंग होती है. मैनी ऑफ देम आर ओवर 1000 ईयर ओल्ड. इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो हज़ारों साल पुराने होते हैं. दे रिमाइंड अस ऑफ द कंट्री रिच ट्रेडिशनल एंड कल्चर. वो हमें ये बताते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसका रिच, बहुत अच्छा ट्रेडिशन है और बहुत अच्छा कल्चर है. नेक्स्ट है रेड फोर्ट. द रेड फोर्ट क्या है? रेड फोर्ट हमारी इंडिया की धरोहर ही है, एक हेरिटेज है. द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. रेड फोर्ट जो है दिल्ली में सिचुएटेड है. इट इज़ बिल्ट ऑफ ब्राइट रेड सैंडस्टोन. ये जो है रेड फोर्ट, ये किससे बना है? चमकदार लाल सैंडस्टोन से बना है, मिट्टी के पत्थरों से बना है. इट इज़ बिल्ट इन ऑफ ब्राइट रेड सैंडस्टोन. In 1639 the fort was built by मुगल एम्पायर शाहजहाँ. 1639 में ये जो फोर्ट है, रेड फोर्ट, ये किसके द्वारा बनाया गया था? मुगल एम्पायर शाहजहाँ द्वारा. द आर्ट वर्क इन द फोर्ट इज ए फ्यूजन ऑफ पर्शियन, मुगल एंड इंडियन आर्ट स्टाइल. ये जो फोर्ट है, ये जो पर्शियन और मुगल जो है इनके साथ मिलके मुगल और इंडियन आर्ट स्टाइल का एक एग्जाम्पल है ये रेड फोर्ट. ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर हाइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेस द नेशन फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट. क्या होता है? जो हमारा इंडिया का जो पीएम होता है वो इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पर हमारा इंडिया जो हमारा फ्लैग है, तिरंगा है, नेशनल फ्लैग, उसको फहराता है
और इंडिया जो हमारा नेशन है उसको एड्रेस करता है, हमारा इंडिया के बारे में बताता है। द कुतुब मीनार, सेकंड क्या है हमारी धरोहर, कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार इज ए टॉल टावर दैट राइज टू द हाईएस्ट ऑफ 73 मीटर। जो कुतुब मीनार है ये एक बहुत लंबी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 73 मीटर। इट इज़ द टॉलेस्ट ब्रिक्स एंड मेजोनरी टावर इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के अंदर ब्रिक्स से बना हुआ सबसे बड़ा टावर है। द टावर हैज़ इंटरेक्टली कवर्ड वॉल एंड बालकनीज। ये जो टावर है इसकी जो सारी दीवारें हैं, जितनी भी बालकनीज है वो सारी दीवारों से कवर्ड है। इन 1199 CE, the foundation of Qutub Minar was laid by Qutbuddin Aibak। जो ये 1199 में CE के अंदर जो फाउंडेशन है कुतुब मीनार की, उसने किसने बनवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। So thank you students. I hope you understand in this chapter. Dear students, you also read this page 2 times. Thank you. Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 5th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 9. It is political personalities. Students, हमारे चैप्टर में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में दिया गया है हमें, साथ में उनकी हेडिंग्स भी दी गई है, स्टेटमेंट भी दी गई है। हमें ये पहचानना है कि उस स्टेटमेंट्स में कौन सा रिलेट करता है, कौन सा हमें फेमस पर्सनैलिटीज़ फिल करना है। साथ में पिक्चर्स भी गिवन है क्लू के लिए, उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, साथ में स्टेटमेंट को पहचानना है और राइट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9, political personalities. India is the country of great political personalities. Students, as you all know, जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो political personalities में काफ़ी सारी फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं। आइडेंटिफाई दीज पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, इनको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। क्लू आर गिवन बिलो द पिक्चर्स, हमारे पास क्लू गिवन है, हमारे पास हेल्प बॉक्स गिवन है हमारी पिक्चर्स के नीचे, इनको पढ़ना है स्टेटमेंट को और हेल्प बॉक्स से क्लू लेकर हमें फिल करना है। फर्स्ट पिक्चर इज़ गिवन टू अस, ये हमारे पास महात्मा गांधी जी की पिक्चर गिवन है, फादर ऑफ द नेशन। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो फादर ऑफ नेशन। हु इज़ द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी। MAHATMA महात्मा, GANDHI गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज विनर ऑफ बेस्ट पार्लियामेंट्रियन एशियन अवार्ड ईयर 1995। और जो हमारे पास पिक्चर गिवन है वो किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी। ATAL अटल, BIHARI बिहारी, VAJPAYEE वाजपेयी, VAJPAYEE वाजपेयी। नेक्स्ट इज जो थर्ड पिक्चर है वो है यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। सबसे जो यंग पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे? जो पिक्चर गिवन है वो है राजीव गांधी। RAJIV राजीव, GANDHI गांधी, राजीव गांधी। फोर्थ इज ओनली मैन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर थ्राइस, एक पर्सन जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बना वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। PT पंडित, JAWAHAR जवाहर, LAL लाल, NEHRU नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिफ्थ इज ओनली प्राइम मिनिस्टर टू बी समन्ड बाय कोर्ट, एक ओनली वन प्राइम मिनिस्टर जो कि कोर्ट द्वारा सम्मन किया गया, PV नरसिम्हा राव, PVNARSIMHA नरसिम्हा राव, RAO राव, PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट मनमोहन चौधरी, MAN मन, MOHAN मोहन सिंह, मनमोहन सिंह, MAN मन, MOHAN मोहन, SINGH सिंह, मनमोहन
सिंह। जो हमारे पास सेवंथ पिक्चर गिवन है वो है लॉन्गेस्ट टर्म पीएम। सबसे लंबे समय तक जो हमारी पीएम रही वो इंदिरा गांधी, INDIRA इंदिरा, GANDHI गांधी। शॉर्ट टर्म पीएम चंद्रशेखर, CHANDRA चंद्र, SHEKHAR शेखर, चंद्रशेखर। नेक्स्ट इज सेम बर्थ एज महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑन 2 अक्टूबर। स्टूडेंट्स उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है। सो राइट हेयर लाल बहादुर शास्त्री, LAL लाल, BAHADUR बहादुर, SHASTRI शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट इज बिलोंग्स टू कर्नाटका फार्मर फैमिली। कर्नाटका की फार्मर की एक फैमिली से कौन बिलोंग करता है? HC देवगौड़ा, HCDEVEGOWDA देवगौड़ा, HC देवगौड़ा। नेक्स्ट इज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली जो फीमेल वुमेन महिला प्रेसिडेंट बनी पहली, वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल, PARTIBHA प्रतिभा, PATIL पाटिल, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट इज नोन एज फेमस नाइटिंगेल। भारत की कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? सरोजिनी नायडू, SAROJINI सरोजिनी, NAIDU नायडू, सरोजिनी नायडू। स्टूडेंट्स हम एक नज़र और डाल लेते हैं अपने चैप्टर पर। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। विनर ऑफ बेस्ट पार्लियामेंटेरियन एशियन अवार्ड ईयर 1995 अटल बिहारी वाजपेयी। यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ओनली मैन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर थ्राइस पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज ओनली प्राइम मिनिस्टर टू बी समन्ड बाय कोर्ट PV नरसिम्हा राव। 6th नंबर पे जो हमारा है वो है एन इंडियन इकोनॉमिस्ट ही मनमोहन सिंह। लॉन्गेस्ट टर्म PM इंदिरा गांधी। शॉर्ट टर्म PM चंद्रशेखर। नेक्स्ट इज सेम बर्थ एज महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री। बिलोंग टू कर्नाटका's फार्मर फैमिली HC देवगौड़ा। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। known as female nightingale Sarojini Naidu. Students, today we discuss our famous political personalities in our chapter number 9. I hope you understand these famous personalities. So students, fill it in your book and also write it in your fair notebook neat and cleanly. I hope you like this video. Thank you students. Hello students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, in previous class, we have done our first part of reading of 4th chapter. Our chapter name, Great People, Great Deeds. Students, now in this class, we will start our second part of reading of 4th chapter and its word meaning. So, let's start. The old woman was not willing to accept it. जो बूढ़ी औरत थी उसने, विलिंग का मतलब होता है तैयार, उसने इसे तैयार एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बट ड्यू टू कंटिन्यूस इंस्टिंग ऑफ द एम्पेरियर सी हैड टू एक्सेप्ट इट। इंस्टेड मतलब जोर देना, लेकिन लगातार सम्राट के जोर देने पर उसने इन पैसों को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। द ओल्ड वुमेन डिड नॉट रिमेंबर अबाउट इट। लेकिन उस बूढ़ी औरत को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दिस एम्पीरियर वाज नेपोलियन बोनापार्ट। यह सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का था। सी हैड नॉट फॉरगेटन टू रीपे एन ओल्ड डेब्ट। वह कभी भी इस बात को नहीं भूला था कि उसे उस पुरानी औरत का वो पुराना कर्ज चुकाना था, पे करना था। रिमेंबर चिल्ड्रंस,
जब वह उसे अपने बचपन से ही इस चीज़ के बारे में याद था। इट इज़ नेवर टू लेट टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। उसने कहा कि हम कभी भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए लेट नहीं होते, हम कभी भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं। ऑनेस्टी ऑफ थॉट एंड एक्शन क्रिएट्स इम्यूनेबल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। ईमानदारी की सोच हमारी ज़िंदगी में क्या करती है? असंख्य अवसर प्रदान करती है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है अवसर, और इनमेरेबल का मतलब होता है असंख्य। बहुत सारे अवसर क्या करती है? प्रदान करती है, देती है। वंस अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर वाज ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी लॉग ऑफ वुड। एक बार एक अमेरिकन ग्रुप के सिपाही थे जो कि एक हैवी, बहुत ही भारी लकड़ी के गट्ठे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। दे हैड टू लोड द लॉग अनटू अ कार्ट। वह एक कार्ट में इस लकड़ी के भारी गट्ठे को शिफ्ट करना चाहते थे, रखना चाहते थे। द लॉग ऑफ वुड वाज सो हैवी दैट दे कुड नॉट लिफ्ट। जो लकड़ी का गट्ठा था वो बहुत ज़्यादा क्या था? हैवी था, भारी था, इस वजह से वो लिफ्ट में नहीं आ पा रहा था। देयर कमांडर वाज स्टैंडिंग देयर टू। और उनका कमांडर था, अफसर था, वो वहीं पर ही खड़ा था। बट ही वॉज वेरी केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है कठोर, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कठोर था। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द सोल्जर, उसने सिपाहियों की मदद करने की बजाय ही वॉज शाउटिंग एट देम, वह उनके ऊपर क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। जस्ट देन अ सिंपल लुकिंग पर्सन रोड बाय देयर साइड। उसी समय एक बहुत ही साधारण दिखने वाला व्यक्ति रोड की तरफ जा रहा था। ही हियर द साउट्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। उसने वहाँ उस कमांडिंग ऑफिसर्स की तेज़ बोलते हुए आवाज़ को क्या किया? सुना। ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स एंड आस्क्ड द ऑफिसर्स। उसने अपना हॉर्स क्या किया? घोड़ा रोका और अफसर से कहा, वाई डोंट यू योर सेल्फ हेल्प द सोल्जर्स। तुम क्यों नहीं सिपाहियों की हेल्प कर रहे? एट दिस द ऑफिसर्स गेट अनॉयड। अनॉयड का मतलब होता है गुस्सा। इस टाइम पे अफसर को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया, वाई शुड आई हेल्प दैम, मेरे को क्यों इनकी हेल्प करनी चाहिए? आई एम देयर कमांडिंग ऑफिसर, मैं इनका क्या हूँ? कमांडिंग ऑफिसर हूँ, कमांडर ऑफिसर हूँ। ऑन हियरिंग दिस रिप्लाई, यह रिप्लाई सुनने के बाद, दैट सिंपल लुकिंग मैन गोट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। साधारण देखने वाले व्यक्ति ने अपना घोड़ा क्या किया? अपने घोड़े से नीचे आया और उसे बिठा दिया। ही टुक ऑफ हिज कोट एंड हेल्प द सोल्जर्स टू लीड अ हैवी लॉग ऑफ वुड। उसने अपना क्या किया? कोट को रख दिया और सिपाहियों की उस हैवी लोग उठाने में क्या करने लगा? मदद करने लगा। देन ही टर्न टू द ऑफिसर्स एंड रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। उसने ऑफिसर्स की इस बात पर टिप्पणी की, इट इज़ ऑल राइट, क्या ये सही है? वेल इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन फ्यूचर, यदि तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो फ्यूचर में, प्लीज़ सेंड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री। तो प्लीज़ आप अपनी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास जाइएगा, उनके पास मदद के लिए जाइएगा। एट वंस द ऑफिसर्स रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। इसी बात पर अफसर है उसको अपनी गलती का क्या हुआ? एहसास हुआ। दैट सिंपल लुकिंग मैन वाज नन अदर देन जॉर्ज वाशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और उसको फिर बाद में पता चला कि वो जो सिंपल साधारण दिखने वाला व्यक्ति था वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट था जिसका नाम क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन। So students, our second part of reading a fourth chapter is complete, and now we start our some important word meanings. So let's we start. First है अपनी manwears, MANEUVERs। manwears की हिंदी मीनिंग क्या होती है? युद्धाभ्यास। सेकेंड है displays, DISPLAYS
DISPLES डिस्प्लेस, डिस्प्लेस की हिंदी मीनिंग क्या होगी? शिष्य। थर्ड है अपना डिस्प्रेस, DISPERSE डिस्प्रेस, डिस्प्रेस का मतलब फैलाना। फोर्थ है अपना रिब्यूक्ड, REBUKED रिब्यूक्ड, डांटना। फिफ्थ है डिपार्टिंग, DEPARTING डिपार्टिंग, डिपार्टिंग का मतलब होता है प्रस्थान। सिक्स्थ है स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड का मतलब फैलाओ। सेवेंथ है कैरेज, CARRIAGE कैरेज, कैरेज का मतलब होता है गाड़ी। एट्थ है OWE ऑव का मतलब होता है आभारी होना। नाइन्थ है इंस्टीट्यूट, INSISTED इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब चोर दिया। एंड टेंथ है कलर्स, CALLOUSE US कलर्स, कलर्स का मतलब होता है कठोर होना। एंड 11th है अपना इंस्टीट्यूट, INSTED इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है फिजाइल। 12th है एनोइड, ANNOYED एनोइड, एनोइड का मतलब होता है गुस्सा। 13 है अपना रिमार्क्ड, REMARKED रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand the second part of reading and its word meanings. Write in your notebook and learn also. Thank you. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. Dear student, previous class we have done exercise 4.2, question number 1st to 7th. Now we do our question number 8th, and our question number 8th is subtract the smallest 8-digit number from the greatest 9-digit number. क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर को 9-digit ग्रेटेस्ट नंबर में से. सो आवर स्टेटमेंट इज एक्सरसाइज 4.2 क्लास 5th क्वेश्चन नंबर 8. बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा था स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर, हमारा 8-digit स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1 लिख के हम 7 टाइम 0 लिख देंगे. एंड ग्रेटेस्ट 9-digit नंबर 9 टाइम हम 9 लिख देंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था? सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट 9-digit नंबर. तो बेटा हम 9, देखो बेटा फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब क्या हमें पीछे वाले डिजिट को ऊपर लिखना है और आगे वाले डिजिट को नीचे. आप यह वैसे भी देख सकते हैं इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ये नंबर है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे रख के माइनस कर देंगे. अब 9 एज इट इज 9 9 9 9 9 9 9 में से 1 माइनस किया 8 एंड ये 9 भी एज इट इज. सो अवर आंसर हमारे पास आ जाएगा. अवर आंसर इज 98,99,999. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 9th, and our question number 9th is the sum of two number. sum of two number मतलब दो नंबर का एडिशन दे रखा है, टोटल दे रखा है. सपोज करें ए और बी का सम दे रखा है हमारे पास 37,88,516. इफ वन नंबर, यदि उनमें से एक नंबर दिया है 1,72,638, देन फाइंड आउट द अदर नंबर. तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. दो नंबर का प्लस एडिशन दे रखा है और उनमें से एक नंबर दे रखा है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है. सो अवर स्टेटमेंट इज सम ऑफ टू नंबर 37,88,516. वन नंबर दिया है, वन नंबर क्या है हमारे पास 1,72,638. हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस. अब हम इनको माइनस कर देंगे. देखिए बेटा 6 में से 8 माइनस नहीं होता, तो हम 1 से कैरी लेंगे. यहाँ पर 0, 6 चेंज हो गया 16 में. 16 में से 8 माइनस किया 8. 0 में से 3 माइनस नहीं होता, हम 5 से कैरी लेंगे 4 और यहाँ पर हो गया 10. 10 में से 3 माइनस किया 7. 4 में से 6 माइनस नहीं होता, तो हम 8 से कैरी लेंगे. यहाँ पर 7 लेफ्ट बच गया, ये होगा 14. 14 में से 6 माइनस किया 8. 7 में से 2 माइनस किया 5. 8 में से 7 माइनस किया 1. 7 में से 1 माइनस किया 6 और ये 3 एज इट इज. तो अब आंसर क्या आएगा बेटा? अदर नंबर क्या आया? 36,15,878. I think, dear student, you understand very well our question number 8 and 9. Now we do our question number 10th. And question number 10th is a wholesaler has
5,75,95,612 kg of डिटर्जेंट पाउडर इन हिज गोडाउन। एक होलसेलर है जिसके पास डिटर्जेंट पाउडर है गोदाउन में, वो है 5,75,95,612 kg। ही सोल्ड, उसमें से वह कुछ बेच देता है। बेचता कितना है? 3,82,98,999 kg ऑफ डिटर्जेंट पाउडर ड्यूरिंग 3 मंथ। वो 3 मंथ में इतना बेच देता है। हाउ मच kg ऑफ डिटर्जेंट पाउडर फॉर लेफ्ट इन हिज गोदाउन? तो अब उसके गोदाउन में कितना डिटर्जेंट पाउडर लेफ्ट बचा? सो आवर स्टेटमेंट इज टोटल डिटर्जेंट पाउडर इन गोदाउन। गोदाउन में टोटल डिटर्जेंट पाउडर कितना है? 5,75,95,612 kg। ही सोल्ड, उसने कितना बेच दिया? 3,82,98,999 kg। और दो डिटर्जेंट पाउडर लेफ्ट कितना बचा बेटा? क्वेश्चन में लेफ्ट पूछते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस। सो अब इनको क्या करेंगे हम? माइनस। नाउ वी सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिजिट है हमारे पास, देखो बेटा 2 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 1 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 0 बचा, 2 चेंज हो गया 12 में। 12 में से 9 माइनस किया 3। 0 में से 9 माइनस नहीं होता, हम 6 से कैरी लेंगे, ये 5 और 0 चेंज हो गया 10 में। 10 में से 9 माइनस किया 1। 5 में से 9 माइनस नहीं होता, हम 5 से कैरी लेंगे 4, ये हो गया 15। 15 में से 9 माइनस किया 6। 4 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम 9 से कैरी लेंगे, यहाँ पर 8 हो गया, ये हो गया 14। 14 में से 8 माइनस किया 6। 9 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम इस 5 से कैरी लेंगे 4 और ये हो गया 18। 18 में से 9 माइनस किया 9। 4 में से 2 माइनस किया 2। 7 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम 5 से कैरी लेंगे 4 और ये हो गया 17। 17 में से 8 माइनस किया 9। 4 में से 3 माइनस किया 1। तो देखिए बेटा कितना केजी शुगर वो डिटर्जेंट पाउडर उनके पास लेफ्ट बचा? 1,92,96,613 kg। Okay student, I think you understand very well our question number 8, 9 and 10. Now we do our question number 11. The circulation of a newspaper in UP is 75,80,400. जो न्यूज़पेपर उसको सर्कुलेशन होता है यूपी में होता है 75,80,400 एंड इन बिहार, और बिहार में होता है 63,90,250. फाइंड आउट द डिफरेंस इन द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन बोथ द स्टेट। तो दोनों स्टेट में जितना भी न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन होता है उनके बीच में डिफरेंस निकालना। डिफरेंस में निकालना तो बेटा हम क्या करेंगे? माइनस। सो आवर स्टेटमेंट इज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन यूपी। यूपी में न्यूज़पेपर का कितना सर्कुलेशन होता है? 75,80,400 एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन बिहार। बिहार में कितना हो रहा है? 63,90,250। अब हमसे क्या पूछा बेटा? डिफरेंस पूछा है तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो बेटा अब हम इनको माइनस कर देंगे। 0 में से 0 माइनस किया 0। देखिए बेटा 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो हम 4 से कैरी लेंगे, यहाँ पर 3 हो गया और ये हो गया 10। 10 में से 5 माइनस किया 5। 3 में से 2 माइनस किया 1। 0 में से 0 माइनस किया 0। देखिए बेटा 8 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 5 से कैरी लेंगे, तो 4 लेफ्ट बचा और 8 चेंज हो गया 18 में। 18 में से 9 माइनस किया 9। 4 में से 3 माइनस किया 1। 7 में से 6 माइनस किया 1। तो डिफरेंस क्या आ गया बेटा? 11,90,150. Now we do our question number 12. Question number 12 is what should be added to 5,94,62,300 to make it equal to 7 crore. तो हमें 5,94,62,300 में क्या ऐड करें कि ये हमारे 7 करोड़ के बराबर हो जाए। सो डियर स्टूडेंट, आवर स्टेटमेंट इज, हमारा क्वेश्चन था कि हम 5,94,62,300 में क्या प्लस करें, तो हमने इसमें x प्लस कर दिया और वो 7 करोड़ के बराबर हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 7 करोड़ अपनी जगह रहेगा और हम जो 5 करोड़ वाली डिजिट है उसकी साइड चेंज करेंगे तो ये जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 7 करोड़ में से हम 5,94,62,300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो डिजिट आ जाएगी। सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट। देखिए बेटा 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। 0 में से 0 माइनस किए 0। देखिए बेटा 0 में से 3 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ पर 6 से कैरी लेंगे, 7 से लेंगे तो ये हमारे पास 6 लेफ्ट बचा, ये 10 हो गया। 10 में से एक कैरी इसने आगे दी तो 9 लेफ्ट बचा, यहाँ पर 10 हो गया।
10 में से एक कैरी दी तो 9 बच गया, फिर इसको दी यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से एक कैरी आगे दी तो 9, फिर यहाँ पर भी 10, फिर कैरी दे दी वापस तो 9 और यहाँ पर 10। तो देखिए बेटा 10 में से 3 माइनस किया 7, 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 9 माइनस किया 0 एंड 6 में से 5 माइनस किया 1। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या डिजिट आ गई कि हम 5,94,62,300 में क्या ऐड करेंगे कि हमारे वो 7 करोड़ के बराबर हो जाए। तो वो डिजिट है हमारे पास 1,05,37,700। I think dear student you understand very well our question number 11th and 12th. ओके स्टूडेंट, आपने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना है, रिवाइज भी करना है, अपनी नोटबुक में भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 4.2। थैंक यू। Hello, good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, let's we start our science classes with the class 5th and chapter 6th, safety and first aid. Today we will do question answer of this chapter. So let's we start. Okay. First question is mention two safety rules for. टू सेफ्टी रूल्स बताने हैं हमें। फर्स्ट है पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले होते हैं उनके लिए, व्हीकल ड्राइवर्स के लिए, ब्रेकिंग ऑफ फायर, जब आग लग जाती है तो उसके लिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है, आपको 2 बताने हैं। तो फर्स्ट इज पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलते हैं उनके लिए सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। उन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा रोड क्रॉस कहाँ से करना चाहिए, वाइट और ब्लैक लाइन की जो पट्टी होती है रोड पे वहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस द रोड व्हेन इट इज ग्रीन लाइट। वो जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनको रोड क्रॉस कब करना चाहिए, जब लाइट कैसी हो, ग्रीन लाइट हो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस द रोड व्हेन इट इज ग्रीन लाइट, जब ग्रीन लाइट हो तो रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज व्हीकल ड्राइवर। व्हीकल ड्राइवर के लिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल, जो भी यातायात के नियम है उनको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सेकेंड इज डू नॉट जंप द रेड लाइट, और जब रेड लाइट हो जाती है तो उसको क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए व्हीकल ड्राइवर्स को। फर्स्ट इज ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। नेक्स्ट इज डू नॉट जंप द रेड लाइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्रेकिंग ऑफ फायर, जब आग लग जाती है तो आग से बचने के लिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है कि आग ना लगे। फर्स्ट है डू नॉट प्ले विथ फायर, हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट लाइट द कैंडल योरसेल्फ, आपको जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको अपने आप कैंडल लाइट नहीं करनी चाहिए। आस्क योर एल्डर्स टू हेल्प यू, अपने बड़ों को बोलना चाहिए कि वो आपकी हेल्प करें। ओके, सो लेट्स बी रिवाइज। डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट लाइट द कैंडल योरसेल्फ, आस्क योर एल्डर्स टू हेल्प यू। ओके students, so students our second question is what should be done if burns are severe and blisters are full। आपको क्या करना चाहिए अगर आप जल जाते हो, गहरा ज़्यादा ही जल जाता है आपका बॉडी का पार्ट, एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म, और जलने की वजह से क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। आंसर, इफ़ द बर्न इज सिवियर, अगर ज़्यादा गहरा घाव लग जाता है, ज़्यादा जल जाते हो, एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म, और छाले हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, देन डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स, तो हमें छालों को प्रिक नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ चुबाना नहीं चाहिए, उनको फोड़ना नहीं चाहिए। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर को के पास ले जाने के बाद क्या करना चाहिए, आफ्टर क्लीनिंग द एरिया, उस एरिया को क्या करोगे जहाँ से जल गया है, क्लीन करोगे, किसके साथ, विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से उस एरिया को वॉश करोगे। एंड पुट सम स्टेरिलाइज्ड बॉयज, और महीन कपड़ा उस पर कवर कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बी रिवाइज।
If the burn is severe and blisters are formed, then do not prick the blisters. Take the patient to the doctor after cleaning the area with cold water and put some sterilized gauze. Okay students? We will read first aid box. First aid box क्या होता है? Today our topic is first aid box. You can make your own first aid box. आप अपना खुद का फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हो और एक किट एट होम और एक किट बना सकते हो अपने घर पे. इट इज़ असेंशियल टू हैव ए वेल स्टॉक फर्स्ट एड किट एट होम. ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छी सी किट बना के रखिए फर्स्ट एड की अपने घर पे. टेक एन ओल्ड शू बॉक्स. और इसको बनाने के लिए आपको क्या ले सकते हो? एक शू बॉक्स ले सकते हो. ओके. कवर इट विद वाइट पेपर. और इसको वाइट पेपर से कवर करना है. पुट अ स्मॉल पेयर ऑफ सीजर्स. इसके अंदर क्या रखोगे? छोटी छोटी सीजर्स रखोगे. ओके. एक कॉटन गोएज और एक क्या रखोगे? कॉटन का क्लॉथ रखोगे. एन एंटीसेप्टिक क्रीम. उसके अंदर एंटीसेप्टिक क्रीम रखोगे, रोगाणु रोधक क्रीम. एन एंटीसेप्टिक लोशन. ए फ्यू पेन रिलीफर इन द बॉक्स. और जो जिनसे पेन कम होता है वो मेडिसिन्स रखोगे. मेक श्योर डैट द मटेरियल डैट यू आर कीपिंग इन द बॉक्स हैज़ नॉट एक्सीड द एक्सपायरी डेट. और ये देख लेना कि जो भी मटेरियल आप अपने फर्स्ट एड किट के अंदर रख रहे हो वो एक्सपायरी डेट का नहीं होना चाहिए. ओके. ऑलवेज रिमेंबर डैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो प्रिवेंशन है, रोकथाम है, वो किससे बेटर है, किससे अच्छी है? इलाज से. ओके. प्रिवेंशन अच्छी है. अगर हम पहले ही रोकथाम कर लेंगे तो हमें कोई भी इंजरी नहीं होगी, हमारी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, इलाज नहीं करना पड़ेगा. तो जो प्रिवेंशन है वो किससे बेटर है? क्योर से. बट इफ़ देयर इज़ सम इमरजेंसी. अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है कुछ तो क्या करना चाहिए? यू शुड बी एबल टू हैंडल इट डिलीजेंटली. तो उसे आप अपनी मेहनत से हैंडल कर लेना चाहिए आपको उसको. ओके स्टूडेंट्स, this is the picture of first aid box with medicine and other necessary items. So students, now we will read about glossary. First is commuter. Commuter क्या होते हैं? Person who travel regularly between his workplace and his house. जो लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, रोज आते जाते हैं अपने घर से और अपने काम करने के प्लेसेस पे जाते हैं. ठीक है, उनको कहते हैं कम्यूटर. नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियंस. क्या होते हैं? पीपल ट्रैवलिंग ऑन फुट. पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले होते हैं. ओके. हजर्डस खतरनाक. एनी थिंग दैट इन्वॉल्व्स रिस्क और डेंजर. वो चीज़ जिसमें रिस्क हो और ख़तरा हो वो होती है हजर्डस. ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? डॉक्टर ऑफ अ बोन एंड मसल्स. So students, our chapter 6 is completed. Okay. So thank you. Have a good day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 5, मेरी माँ. पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे. तो बच्चों, इस पाठ में मेरी माँ पाठ में ये बताया गया है कि जो माँ है वो हमारे प्रति, मतलब हम माँ के कार्यों के प्रति कितने ऋणी है, माँ हमारे लिए क्या क्या उपकार करती है, इसके बारे में बताया गया है. ठीक है. दुनिया में एक चीज़ न्यारी, वह है मेरी माँ. बच्ची कह रही है कि दुनिया में मेरी माँ सबसे अलग है, सबसे न्यारी चीज़ है, अनोखी चीज़ है. कांटों से जो मुझे बचाती, माँ है वह फूलों की क्यारी. एक बच्चा कह रहा है कि माँ मुझे कांटों से नहीं, मुसीबतों से, मुश्किलों से बचाती है और माँ मुझे फूलों की क्यारी के समान लगती है. मैं हूँ इसकी नोनिया प्यारी. ये कह रहे मैं इसकी प्यारी बिटिया हूँ, उसमें देखूँ दुनिया सारी.
कह रहे मुझे अपनी माँ में ही सारी दुनिया दिखाई देती है, माँ के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। शब्दों में जो समा न पाए महिमा उसकी ऐसी नारी है। कह रहे मैं माँ की जो महिमा का गुणगान है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मेरी माँ इतनी अच्छी है। अवगुण मेरे मन न चितारे, देखे मुझ में गुण ही सारे। ये कह रही मेरी माँ, मेरे अंदर जो बुरे गुण है, बुरे जो काम मैं कर देती हूँ कभी कभी, तो मेरी माँ उनको अपने मन से नहीं लगाती, वह मुझ में सारे गुण ही देखती है। देख मुझे मन ही हर्षाए, मुझ में अपने सपन सजाए। कह रही मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मेरी माँ के सारे सपने मुझसे ही है। मुझ पर जाए माँ बलिहारी, मैं हूँ उसकी आंगनबाड़ी। ये कह रहे मैं अपनी माँ के लिए आंगनबाड़ी का मतलब होता है आंगन का पौधा। बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी माँ के लिए उसके आंगन का पौधा हूँ और माँ मुझ पर हमेशा ही कुर्बान रहती है। मेरे रूप को दिया आकार, इस जीवन को दिया आधार। ये कह रहे मेरी माँ ने मुझे ये शरीर, ये रूप का आकार और मेरे जीवन को आधार दिया, यानी कि मुझे जीवन दान दिया है। कैसे व्यक्त करूँ आभार, माँ कोटि कोटि तुझे नमस्कार। बच्चा ये कहता है कि मैं अपनी माँ का आभार कैसे व्यक्त करूं, हे माँ तुझे मेरा कोटि कोटि नमस्कार है जो तूने मुझे जीवन दान दिया है। शक्ति रूप ममता की सागर। कह रहे हैं कि माँ शक्ति रूप है और ममता का सागर है, यानी कि जिस तरह सागर में असीम जल भरा रहता है उसी तरह माँ में भी ममता के असीम मूरत है ममता की। बच्चों के लिए सुख की गागर और अपने बच्चों के लिए हर तरह से सुख प्रदान करने वाली गागर के समान है। इसकी सेवा में मैं सादर, नहीं समझ में आता तुझको करूँ मैं कैसे माँ का आदर। कह रहे मैं इसकी सेवा में हमेशा अपने आप को समर्पण करता हूँ, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हे माँ मैं तेरा आदर कैसे करूँ, जो तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तेरा आदर कैसे करूं। तो बच्चों ये कविता थी। अभी मैं आपके शब्दार्थ शुरू करा रही हूँ। महिमा यश, न्यारी अलग, अवगुण बुरी बातें, हर्षाए खुश हुए, आंगनबाड़ी आंगन का पौधा, आभार धन्यवाद, व्यक्त प्रकट करना, सदैव हमेशा, ममता माँ का प्यार, आदर सम्मान, गागर मटका। अभी करेंगे हम लिखित प्रश्न। उचित विकल्प पर निशान लगाइए। सही का निशान लगाना उचित विकल्प पर, ठीक है। बच्चे के लिए दुनिया में सबसे अनोखा क्या है, उसकी बहन, उसका भाई या उसकी माँ। तो किस पे आएगा ये सही का निशान, उसकी माँ पर। माँ की महिमा किस में समा नहीं पाती, शब्दों में, वाक्यों में या वर्णों में। तो किस पे आएगा सही का निशान, शब्दों में। अगला प्रश्न है माँ किसे मन में नहीं रखती, गुणों को, अवगुणों को, अच्छाइयों को। तो इसमें क्या आएगा, अवगुणों को। माँ डैश और ममता की सागर है, किस किस की है, भक्ति रूप की, शक्ति रूप की या दिव्य रूप की। तो इसमें क्या आएगा, शक्ति रूप की। माँ शक्ति रूप और ममता की सागर है। अभी हम करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है बच्चे के लिए माँ शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर होगा बच्चे के लिए माँ शब्द का अर्थ संपूर्ण संसार है। अगला प्रश्न है बच्चा माँ को नमस्कार करने की बात क्यों करता है। उत्तर होगा माँ बच्चे को आकार व आधार प्रदान करने वाली है, इसलिए बच्चा माँ को नमस्कार करने की बात करता है। अगला प्रश्न है अंतिम अनुच्छेद में बच्चे ने माँ का आदर किस प्रकार किया है। उत्तर होगा माँ का जीवन भर आदर करने की बात कहकर बच्चे ने माँ का आदर किया है। लास्ट प्रश्न है माँ को सुख का सागर तथा ममता की गागर क्यों कहा गया है। उत्तर होगा क्योंकि
माँ बच्चे को सुख व ममता प्रदान करने वाली है, इसलिए बच्चे ने माँ को सुख का सागर व ममता की गागर कहा है। तो बच्चों, ये मैंने आपको कविता पढ़ाई, आपके समझ में आ गई होगी। इसका अभ्यास कार्य कराया। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।